नमस्कार और हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय खेल इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने हमेशा के लिए भारत की ओलंपिक कहानी को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी अभिनव बिंद्रा की। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये किसी एथलीट की कोई आम जीवनी नहीं है। आज का ये विश्लेषण इस बारे में है कि कैसे एक चैंपियन ने सिर्फ एक मेडल ही नहीं जीता, बल्कि प्रक्रिया को यानी उस प्रोसेस को पोडियम से भी ऊपर रखा। हम एक ऐसी कमाल की एथलेटिक और साइंटिफिक जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि महानता असल में किसी धातु के टुकड़े में नहीं, बल्कि हर दिन की जाने वाली उस अथक मेहनत में छिपी होती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस रोड मैप में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक बीजिंग गोल्ड से, फिर समझेंगे प्रक्रिया का दर्शन, इसके बाद भारतीय खेल विज्ञान में आई क्रांति पर बात करेंगे, फिर एथलीटों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर चर्चा होगी और अंत में देखेंगे कि कैसे ये सब आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। आइए सीधे शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है ऐतिहासिक बीजिंग गोल्ड, भारत की व्यक्तिगत सफलता। चलिए एक पल के लिए उसी तनाव भरे माहौल में चलते हैं जिसने इतिहास रच दिया। 11 अगस्त 2008, बीजिंग, चीन। ओलंपिक शूटिंग रेंज के अंदर का भारी दबाव और वो दिन जब पूरे भारत की उम्मीदें एक 25 साल के युवा के कंधों पर टिकी थीं। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का फाइनल चल रहा था। दबाव एकदम अपने चरम पर था और फिर आता है वो आखिरी शॉट, 10.8, एक लगभग परफेक्ट शॉट। ये वो शॉट था जिसने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन जू किनान को पछाड़ दिया। मजेदार बात यह है कि शॉट मारने के तुरंत बाद ये तो पता था कि मेडल पक्का है, लेकिन ये गोल्ड है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए कोच गैबी के पास जाना पड़ा था। और जब मॉनिटर पर स्कोर चमका तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि इतिहास रचा जा चुका है। क्वालिफिकेशन राउंड में 596 अंकों के साथ शुरुआत में तीसरे स्थान पर रहने के बाद फाइनल्स में हुई ये वापसी सच में अद्भुत थी। चीन के जू किनान ने तीसरे शॉट पर 9.9 स्कोर करके थोड़ी लड़खड़ाहट दिखाई और फिनलैंड के हेनरी हकीनेन ने भी कड़ी टक्कर दी। लेकिन इस ऐतिहासिक फाइनल में हर एक शॉट 10 अंक से ऊपर का था। 700.5 के उस कुल स्कोर के साथ वो आखिरी शॉट निर्णायक साबित हुआ, जिसने स्वर्ण पदक पर मुहर लगा दी। इस जीत की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए जरा इस तुलना पर गौर करते हैं। भारत 1928 से लेकर 1980 तक हॉकी में टीम गोल्ड जीतने का अभ्यस्त था। वो ध्यानचंद और बलबीर सिंह सीनियर जैसे दिग्गजों का स्वर्ण युग था। लेकिन 2008 का ये पल कुछ अलग ही था। ये भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक था। इसने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि भारतीय एथलीट व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मात दे सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, प्रक्रिया का दर्शन, मेडल के पार। उस चमकते हुए भौतिक मेडल से थोड़ा हटकर आइए अब उस मानसिक ढांचे को समझते हैं जिसने वास्तव में इस कामयाबी को जन्म दिया। ये कोट देखिए, बहुत ही दिलचस्प है। दुनिया भर के एथलीट जिस एक मेडल के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जीतने के बाद उसी धातु के टुकड़े से एक गहरा अलगाव देखने को मिला। मेडल से भी कहीं ज्यादा उस 22 साल की लंबी यात्रा, हर सुबह उठकर किए गए कड़े अभ्यास और पूरी प्रक्रिया से जो प्यार था, असल में वही सच्ची प्रेरणा थी। यही वो प्रक्रिया का दर्शन है जो एक चैंपियन को बाकी दुनिया से एकदम अलग खड़ा करता है। जाहिर है ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक शूटर के लिए उसकी आंखें ही सब कुछ होती हैं, लेकिन -4 आई पावर को ठीक करने के लिए सर्जरी से गुजरना पड़ा। फिर 2006 में रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी जिसने करियर लगभग खत्म कर दिया था और इसी वजह से दोहा एशियाई खेलों से भी बाहर होना पड़ा। लेकिन निरंतर रिहैबिलिटेशन से जबरदस्त वापसी की गई। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? 15 साल के इकलौते लक्ष्य यानी गोल्ड मेडल को हासिल करने के तुरंत बाद जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया, क्योंकि अब हर सुबह उठकर पीछा करने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं बचा था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर अंतिम मंजिल पर पहुंचकर भी अंदर एक खालीपन ही मिले तो असली मायने क्या रखता है? इसका सीधा सा जवाब है हर दिन की वो अथक मेहनत, वो प्रोसेस जिसे लगातार बेहतर बनाने की भूख कभी शांत नहीं होती। और यही भूख आगे चलकर एक नए सफर की शुरुआत बनी। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, भारतीय खेल विज्ञान में क्रांति, प्रक्रिया को संस्थागत बनाना। रिटायरमेंट के बाद इस प्रक्रिया के जुनून ने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया।
लक्ष्य बड़ा था, भारतीय एथलीटों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो केवल टैलेंट के भरोसे न रहे बल्कि विज्ञान पर आधारित हो। और इसी विजन के साथ मोहाली में एक हाई परफॉर्मेंस स्टूडियो की स्थापना हुई, जिसे एथलीटों के लिए पूरी तरह मुफ्त खोला गया। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, हम स्पोर्ट्स साइंस में -30 पर हैं। खेल विज्ञान की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आधुनिक खेलों में इसके बिना पदक जीतना लगभग नामुमकिन सा है। इटली की टेक्नोबॉडी कंपनी के साथ मिलकर इस सेंटर में ऐसी विश्वस्तरीय मशीनें लाई गई जिन्हें पहली बार 2014 में म्यूनिख में देखा गया था। एक शूटर के लिए स्थिरता और संतुलन कितना जरूरी है, ये अनुभव से बेहतर कौन जान सकता था। इस तकनीक को भारत लाना देश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को -30 के स्तर से निकालकर विश्व स्तर पर ले जाने की एक बहुत ही क्रांतिकारी पहल थी। चलिए इस तकनीक को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। ये काम कैसे करती है? यहाँ हर मशीन इनबिल्ट 3D कैमरे और मोशन सेंसर से लैस है, जो एथलीटों को उनके शरीर के संतुलन का एकदम रियल टाइम डेटा देती है। इसके अलावा एक बहुत ही खास माइंड रूम है, जहां ब्रेन मैपिंग के जरिए एकाग्रता को परखा जाता है और साथ ही पिलाटेस और इलेक्ट्रिक मसल सिमुलेशन के जरिए शरीर की बिल्कुल सटीक कंडीशनिंग की जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से डेटा से चलने वाली हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग है। और ये तुलना पूरी कहानी बयां कर देती है। सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर ट्रेनिंग अप्रभावी होगी तो शरीर गलत पैटर्न सीखेगा और फिर मैदान में जाकर सिर्फ भगवान से जीतने की प्रार्थना ही की जा सकती है। इसके उलट आधुनिक तकनीक की मदद से की गई स्मार्ट और प्रभावी ट्रेनिंग से सही पैटर्न बनते हैं। यहाँ सारा फोकस इस बात पर नहीं है कि आप कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं, बल्कि इस पर है कि आपकी ट्रेनिंग की क्वालिटी क्या है। ये कोट देखिए, अगर कोई मुझसे कुएं में कूदने को कहता तो मैं कूद जाता। ये दिखाता है एक एलीट एथलीट का वो पागलपन और समर्पण। एक खिलाड़ी सफल होने के लिए सच में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। ऐसे में जब उन्हें ये साइंटिफिक तकनीक मिलती है जो उनके प्रदर्शन को निखारने की गारंटी देती है, तो वे इसे पूरे दिल से अपनाते हैं। और यही वजह है कि ये खेल विज्ञान केंद्र आज भारतीय खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और बेहद अहम हिस्से की तरफ। एथलीट के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता, एक चैंपियन का दिमाग। शारीरिक विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो एक चैंपियन को जिस सबसे बड़ी चुनौती से जूझना पड़ता है वो है उसका अपना दिमाग। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से खेल की दुनिया में एक और बड़े बदलाव की नींव रखी गई है, और वो है एथलीटों का मानसिक स्वास्थ्य। हम अक्सर एक बात भूल जाते हैं, एथलीट भी इंसान हैं। मैदान पर जो हमें सुपर हीरो नजर आते हैं, उस 10.8 के ऐतिहासिक शॉट के पीछे भी एक ऐसा ही इंसान था जो भारी तनाव और करोड़ों उम्मीदों का बोझ उठा रहा था। एथलीट भी एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करते हैं, इसलिए ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि उन्हें एक ऐसा माहौल मिले जहां वे मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, यानी साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ये फाउंडेशन का सबसे मुख्य लक्ष्य है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगने वाला कोई बज़वर्ड नहीं है, ये एक ढांचागत जरूरत है। इसका मतलब है पूरे खेल इकोसिस्टम को इस तरह जागरूक करना कि कोई भी एथलीट अपनी मानसिक समस्याओं या डर के बारे में बिना किसी झिझक के बात कर सके। मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा। इन 4 पिलर्स पर जरा नजर डालिए। हाई परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की भी उतनी ही कड़ी कोचिंग चाहिए होती है। इन स्तंभों के जरिए एथलीटों को उनके खुद के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जाता है। उन्हें मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से लचीला यानी रेजिलिएंट बनाया जाता है, और पूरे सिस्टम को इस काबिल बनाया जाता है कि वे मानसिक समस्याओं को पहचान कर सही समय पर मदद कर सकें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, पेरिस 2024 और उससे आगे। इतिहास और इन बुनियादी बातों से निकलकर अब हम आज के समय में आते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये सोच और ये सारी मेहनत आज की पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता बना रही है। ये टाइमलाइन देखिए, कैसे ये पूरी ऐतिहासिक कड़ी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 1928 में हॉकी में पहला टीम गोल्ड आया। ठीक 80 साल बाद 2008 में पहला व्यक्तिगत गोल्ड हासिल हुआ, जिसने इस विश्वास का दरवाजा खोला कि हम अकेले भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। और उसी आत्मविश्वास ने 2020 में टोक्यो में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक एथलेटिक्स गोल्ड की नींव रखी। वाकई
एक सफलता ही दूसरी सफलता के लिए रास्ता तैयार करती है। इसे कहते हैं असली रिपल इफेक्ट। जैसे 2008 की जीत ने युवाओं को प्रेरित किया, बिल्कुल वैसे ही नीरज चोपड़ा की जीत ने पूरे ट्रैक एंड फील्ड इकोसिस्टम में एक जबरदस्त ऊर्जा भर दी है। चाहे शॉटपुटर तेजिंदर पाल सिंह तूर हों या भला पैक एथलीट किशोर कुमार जेना, ये सब आज मानते हैं कि मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो केवल हिस्सा लेने नहीं जाते, बल्कि देश के लिए मेडल जीतने के पक्के इरादे से मैदान में उतरते हैं। और जब पेरिस जाने वाले इन एथलीटों को सलाह देने की बारी आई, तो वो सलाह करोड़ों की थी और वो सीधे उसी किचन कैबिनेट वाली सोच से जुड़ी हुई थी। संदेश एकदम साफ था, अंतिम परिणाम के बारे में मत सोचो, बस वर्तमान में जियो। अपनी सालों की मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि असली आत्मविश्वास उस लगातार किए गए प्रयास से ही आता है। मेडल तो बस उस मेहनत का एक बाय प्रोडक्ट है। यह पूरा विश्लेषण सिर्फ खेल या ओलंपिक के बारे में नहीं था, यह हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी के गोल्ड मेडल या अंतिम लक्ष्यों के पीछे इतना भागते हैं कि उस सफर का मजा लेना ही भूल जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम परिणाम को लेकर जुनून पालना बंद कर दें और पूरी शिद्दत से अपनी हर दिन की प्रक्रिया और मेहनत पर ध्यान दें, तो हम खुद को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। शायद यही वो सबसे बड़ा सबक है जो एक असली चैंपियन हमें सिखाता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको नई जानकारी और एक नई प्रेरणा मिली होगी। ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।